तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि योंगफे अपने दोस्तों के साथ एंशिएंट गुफा के अंदर आता है जहां पर वो लोग जेडी पावर को एक्सप्लोर करने वाले थे, मगर वहां पर उन लोगों को एक जायंट एंशिएंट वॉरियर नजर आ जाता है जो कि एंशिएंट लैंग्वेज बोल रहा था। वहां पर योंगफे उसके साथ एंशिएंट लैंग्वेज में बात करता है तो उस वॉरियर को अचानक से सर में दर्द होने लगता है, क्योंकि जब वो अपनी मेमोरीज को रिकॉल करता है तो उसके सर में दर्द होता है और वो बहुत ही जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वहां पे मौजूद सारे ही वॉरियर उसकी आवाज को बर्दाश्त नहीं कर पाते और बेहोश हो जाते हैं। मगर जब वो लोग दोबारा से होश में आते हैं तो यहाँ पर योंगफे उस वॉरियर को देखता है कि वो अपने आप को किसी तरह कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, मगर वो जायंट वॉरियर उन लोगों से कहता है कि मैं तुम लोगों को यहाँ पर आजमाने वाला हूँ। वो उन लोगों को इल्यूजन के अंदर डाल देता है ताकि वो लोग अपने हार्ट पर कंट्रोल करके उसके इल्यूजन से बाहर निकल सकें। ये देखते ही योंगफे अपने आप को उस इल्यूजन से फौरन से बाहर निकाल लेता है, मगर यहाँ पर मैंगलियर फंस जाती है क्योंकि उसका इल्यूजन बहुत ही ज्यादा इमोशनल होता है और उसकी एक पूरी की पूरी बैक स्टोरी हमें दिखाई जाती है। मगर वहां पर वो जायंट वॉरियर योंगफे को भी इस इल्यूजन में शामिल कर लेता है, जिसकी वजह से मैंगलियर पलटकर अब योंगफे की तरफ जा रही होती है, जिस पर योंगफे भी बहुत ज्यादा डर जाता है। मैंगलियर ने असल में अपने कपड़े उतार दिए होते हैं, जिसकी वजह से योंगफे के भी होश उड़ गए थे। वो सीधा योंगफे पर ही आकर पड़ती है और उसे पकड़ लेती है, जिस पर योंगफे कहता है कि मैंगलियर ये तुम क्या कर रही हो, हम लोग एक इल्यूजन के अंदर हैं, प्लीज होश में आ जाओ वरना बहुत बुरा हो जाएगा। मगर वो लड़की बिल्कुल भी होश में नहीं थी, वहीं वो योंगफे की कोई बात सुन रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता योंगफे के ही कपड़े उतारना शुरू कर देती है, जिस पर योंगफे भी हैरान हो जाता है और वो समझ जाता है कि ये लड़की पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है और अपने इमोशंस में इतनी गुम हो गई है कि इसे कुछ भी पता नहीं चल रहा कि ये कहां पे है और किसके सामने क्या कर रही है। और दूसरी तरफ वो जायंट वॉरियर कहता है कि जरा मुझे देखने दो आंख यहाँ पे चल क्या रहा है। उस वॉरियर को भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे इल्यूजन के अंदर किसी और ने इल्यूजन कैसे क्रिएट किया है, यानी कि मैंगलियर एक इल्यूजन के अंदर दूसरे इल्यूजन में चली गई थी और इसका सिर्फ योंगफे को ही पता था, मगर मैंगलियर और वो जायंट वॉरियर इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। आहिस्ता आहिस्ता योंगफे की धड़कनें बहुत ही ज्यादा तेज होती जा रही होती है और वो कहता है कि अरे नहीं, लगता है मेरी मेरिडियंस वो रिवर्स हो गई है। खुद को उस इल्यूजन से बाहर निकालने के लिए दोबारा से वही मंत्र पढ़ना शुरू करता है जो कि उसने अपनी इल्यूजन से बाहर निकलने के लिए पढ़े थे, मगर इस मरतबा उसका मंत्र किसी काम नहीं आता। हमें उसकी मेरिडियंस में दिखाया जाता है कि दो अलग अलग एनर्जी बॉल्स एक दूसरे के चारों तरफ गोल गोल घूम रही होती हैं और देखते ही देखते वो बॉल्स उसकी बॉडी के साथ मर्ज होना शुरू हो जाती हैं, जिसके बाद मैंगलियर योंगफे पर ही चढ़ती जा रही होती है। मगर दूसरी तरफ से वो जायंट वॉरियर कहता है कि ये क्या है, ये कोई डेथ एनर्जी लग रही है। उस डेथ एनर्जी को देखते ही उसके सिर में फिर से दर्द होने लगता है और उसे फिर से कुछ याद आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उसे तकलीफ होने लगती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके माइंड में बहुत सारी मेमोरीज लॉक हैं जिन्हें अनलॉक करने के लिए उसे कोई हिंट चाहिए होती है, मगर उन मेमोरीज के अनलॉक होने की वजह से उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। और वो वॉरियर योंगफे से कहता है कि तुम्हारी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस वो भी एक डेड बॉडी में ट्रैप हो चुकी है, यानी तुम भी बिल्कुल मेरी तरह एक लिविंग डेड हो। आखिर ये कैसे हो सकता है, मेरी वाइटैलिटी और तुम्हारी डेथ एनर्जी वो तुम्हारी बॉडी में एक साथ कैसे मौजूद हो सकती है। यहाँ पर योंगफे की बॉडी के अंदर फिर से कुछ रेड बॉल्स दिखाई देती हैं जो कि यहाँ वहाँ फिर रही होती हैं और यहाँ पर मैंगलियर अपने इमोशंस को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रही होती, जिस पर योंगफे उससे कहता है कि अभी भी टाइम है, होश में आ जाओ वरना हम दोनों ही मारे जाएंगे। पर मैंगलियर पर उसकी बातों का कोई भी असर नहीं हो रहा था, वो और भी हद से ज्यादा बढ़ती जा रही होती है और वो जायंट वॉरियर वो अपने ही सर दर्द में गुम होता है। उसे आइडिया ही नहीं था कि मैंगलियर यहाँ पर क्या गुल खिला रही है, मगर क्योंकि वो अब एक लिमिट तक ही उन लोगों को कंट्रोल कर पा रहा था तो वो फिर एकदम से अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उन सब लोगों को उस इल्यूजन से बाहर निकाल देता है। सब लोग बिल्कुल सही सलामत होते हैं और अपने इल्यूजन से बाहर निकलने के बाद वो लोग दोबारा से उस जायंट वॉरियर की तरफ देखते हैं, मगर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर मैंगलियर और योंगफे दोनों ही उस इल्यूजन से बाहर निकलने के बाद दोनों बिल्कुल उसी सिचुएशन में होते हैं जैसी सिचुएशन में वो उस इल्यूजन के अंदर थे। ये देखकर मैंगलियर खुद भी बिल्कुल हैरान हो जाती है और वो फौरन से योंगफे के ऊपर से हटते हुए सीधे ऊपर चले जाती है और अपने उस लोटस के अंदर जाते ही दोबारा से अपने वो कपड़े पहन लेती है और यहाँ पर योंगफे वो भी दोबारा से अपने कपड़े पहन लेता है। मगर मैंगलियर जब वो वापस आती है तो वो योंगफे पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की,
इसके लिए मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। ये कहने के साथ ही वो योंगफाई पर हमला कर देती है, मगर हमें दिखाया जाता है वहां पर योंगफाई को बचाने के लिए क्यान लोंग बीच में आकर उस अटैक को रोक लेता है और कहता है कि मुझे इसकी कोई परवाह नहीं कि तुम लोगों ने अपने इल्यूजन के अंदर क्या किया है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि वो जायंट डीमन अभी भी यहाँ पे मौजूद है, तो इसलिए आपस में लड़ने के बजाय पहले जरा उस डीमन से जान छुड़ाओ। अगर तुम लोग जिंदा और सही सलामत यहाँ से जाना चाहते हो तो फिलहाल के लिए भूल जाओ कि तुम लोगों ने क्या देखा और क्या किया। मगर यहाँ पर लिन युन वो योंगफाई को मारने के लिए अपनी सोर्ड निकालते ही पीछे जाकर उस पर हमला करता है, मगर योंगफाई उसे देख लेता है तो वो अपनी सोर्ड के साथ उसकी सोर्ड को वहीं पे ही रोक देता है और दोनों ही एक दूसरे को काफी जोर से पुश करते हैं। और यहाँ पर योंगफाई उसे वापस पीछे धकेल लेने कामयाब हो जाता है और कहता है कि लिन युन मुझे पता हो आखिर तुम्हारे इरादे क्या हैं। और लिन युन कहता है कि इसमें बताने वाली क्या बात है, साफ साफ क्लियर है तुम इस डीमन के साथ मिले हुए हो, क्योंकि हम लोगों में से सिर्फ तुम अकेले ही ऐसे बंदे हो जो कि इस डीमन की लैंग्वेज को समझ सकते हो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस मॉन्स्टर के साथ मिले हुए हो और इसीलिए ही तुम इसकी लैंग्वेज में से बात कर रहे हो ताकि हमें कुछ पता भी ना चले। तुम जरूर मॉन्स्टर लेगेसी को ही फॉलो करते हो। मगर योंगफाई कहता है मुझे गलत मत समझो, मैं असल में आइसोलेटेड माउंटेन में पला बड़ा हूँ और वहाँ पे इसी तरह की ही एंशिएंट लैंग्वेज बोली जाती है। मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे मौजूद ये एंशिएंट वॉरियर भी सेम उसी तरह की ही लैंग्वेज बोलता है। अगर वो लोग कहते हैं कि अच्छा तो फिर ये बताओ कि आखिर तुम ये कैसे प्रूव करोगे कि तुम इसके साथ मिले हुए नहीं। मगर अचानक से वो लोग देखते हैं कि वो जायंट वॉरियर दोबारा से होश में आ गया है और वो जैसे उन लोगों के करीब आता है तो वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। मगर वो वॉरियर दोबारा से एंशिएंट लैंग्वेज में योंगफाई से कुछ बात करता है और कहता है कि इन लोगों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ इस लड़के में इंटरेस्ट है। ये कहने के साथ वो योंगफाई को पकड़ लेता है और उसे अपनी एनर्जी के साथ हवा में ऊपर ले जाता है। मगर योंगफाई से कहता है कि वो सारे के सारे लोग सरवाइव कर गए हैं, तो फिर तुम उन्हें मारना क्यों चाहते हो। ये सुनकर वो वॉरियर कहता है अगर तुमने इल्यूजन को इंटरप्ट ना किया होता तो शायद वो लोग अपने हार्ट पर कंट्रोल कर लेते, मगर क्योंकि ये इल्यूजन पूरी तरह से खत्म हो गया है और ये टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है तो फिर उन लोगों को अब मारना होगा। ये कहने के साथ वो उन सारे ही वॉरियर्स के ऊपर एक जोरदार ग्रेविटी प्रेशर डाल देता है। मगर दूसरी तरफ से यहाँ पर लिसा वो योंगफाई से कहती है कि आखिर ये जायंट वॉरियर कहना क्या चाहता है। तो यहाँ पर योंगफाई उस जायंट वॉरियर से कहता है कि प्लीज इन लोगों को एक और चांस दो। मगर वो जायंट वॉरियर इसके लिए बिल्कुल भी नहीं मानता, जिस पर यहाँ पर मेंगलियार काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो सेम वही मंत्र दोहराती है जो कि योंगफाई ने उस इल्यूजन से बाहर आने के लिए दोहराए थे। इस मर्तबा उन मंत्रों को पढ़ने की वजह से उस जायंट वॉरियर के सर में फिर से दर्द होने लगता है और मेंगलियार जोर जोर से वो मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है, जिससे वो ग्रेविटी प्रेशर बहुत ही आसानी से उनके ऊपर से हट जाता है। मगर दूसरी तरफ से लिसा ये बात नोट करती है कि मेंगलियार सेम वही लैंग्वेज बोल रही है जो कि योंगफाई कुछ देर पहले उस मॉन्स्टर के साथ बोल रहा था और सब लोग देखे हैं कि वो जायंट वॉरियर फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है और लोगों के पास अब निकलने के लिए बस थोड़ा सा ही वक्त है। मगर उस जायंट वॉरियर के चिल्लाने की और आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से उस गुफा से बहुत बड़े बड़े पत्थर आकर नीचे गिरने लगते हैं। ये देखकर वो सारे ही वॉरियर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और मेंगलियार यहाँ पर मौके का फायदा उठाते हुए अपनी जान बचाने के लिए अपना लोटस क्रिएट करती है और फौरन से उस लोटस पर खड़े होकर वहां से फौरन से निकल जाती है। ये देखकर उसके सारे साथी भी हैरान हो जाते हैं कि उनकी टीम लीडर उन्हें धोखा देकर भाग रही है। मगर दूसरी तरफ से अचानक किसी के चिल्लाने की आवाज आती है तो वो लोग देखते हैं कि वहां पर लिन युन ने लोंग फैमिली के उस थर्ड ब्रदर को कत्ल कर दिया था। उसने अपनी सोर्ड उसकी बॉडी के आर पार कर दी थी, जिस पर वो थर्ड ब्रदर कहता है कि लिन युन तुमने ऐसा क्यों किया। लिन युन कहता है कि मुझे इसके लिए ब्लेम मत करो। ये कहते हुए वो अपना वही वेपन उसकी बॉडी से फौरन से बाहर निकाल लेता है और उसके जरिए वहां पर फौरन एक एरे क्रिएट करता है जिसकी एनर्जी चारों तरफ फैल जाती है और लिसा कहती है कि ये तो एक ब्लड टेलीपोर्टेशन एरे एक्टिवेट कर रहा है। यही वजह है कि इसने यहाँ पे मौजूद लोगों को मारा है ताकि ये इन लोगों के ब्लड का इस्तेमाल करके इस ब्लड एरिया को बना सके और इसके जरिए अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग सके। यहाँ पे सब लोग उसके इरादों के बारे में जान जाते हैं, मगर अब काफी देर हो चुकी थी क्योंकि लिन युन उस एनर्जी के साथ वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है और उसका फैन भी चला जाता है। और हमें दिखाया जाता है लिन युन ने सीक्रेटली वहां पर अपने कुछ दोस्तों को मार दिया था।
जिसकी वजह से उसके बाकी दोस्तों को तो काफी ज्यादा गुस्सा था, मगर अब उन लोगों को उस जायंट वॉरियर का सामना करना था। वो जायंट वॉरियर उन लोगों से कहता है कि क्या तुम लोग इसके लिए भी आप मुझे ब्लेम करोगे? हमारे साथ मौजूद उस लड़की ने ही यह हरकत की है जिसकी वजह से ये सब हुआ है। ये कहने के साथ वो गुस्से में आकर लोगों पर एक बहुत ही जोरदार वार करता है, जिसके साथ वो सब लोगों को उड़ा कर रख देता है। योंगफाई समझ गया था कि वो सारे ही लोग अब मारे जा चुके होंगे, मगर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है लिन युन जो कि उस गुफा से बाहर आ चुका होता है और एक दुरुस्त फाहा लेकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि शुक्र है कि मेरे पास लाइफ सेविंग ब्लड स्पेल मौजूद था, और जब फादर ने मुझे ये ब्लड एयर स्पिन न दिया होता तो शायद मैं उन लोगों के साथ उस मॉन्स्टर का शिकार हो जाता। वेल उसी ड्रैगन के पास जाता है जो कि उन लोगों को यहाँ तक लेकर आया था। वो वॉरियर उस ड्रैगन से जाकर कह रहा है कि हमें फौरन से निकलना होगा, यहाँ पे मॉन्स्टर ने सारे ही लोगों को मार दिया है और बाकी लोगों ने हमारे साथ धोखा दिया है। हमें जल्द से जल्द जाकर सेट को इन्फॉर्म करना होगा। मुझे फौरन फ्री सिटी लेकर जाओ, वहां से मैं अपनी आर्मी लेकर यहाँ पर आऊंगा। कहने के साथ वो उस ड्रैगन 2 पर बैठ जाता है और वो ड्रैगन से लेकर वहां से चला जाता है और दूसरी तरफ हरे दिखाया जाता है वहां पर मेंडलिया भी मौजूद होती है और वो उस लड़के पर नजर रख रही थी, जिसके बाद वो भी अपने लोटस के साथ उसका पीछा करती है। मगर लिन जुन वो आगे जाने के बाद फौरन से एक स्पेल एक्टिवेट करता है और कहता है कि अंकल इस वक्त उस जेडी गुफा के अंदर मौजूद हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मैंने ब्लड सैक्रिफिकेशन टेलीपोर्टेशन एरे को यूज करते हुए खुद को बचाया है। उस गुफा के अंदर बाकी लोग अभी भी जिंदा हैं, मगर उसका कोई पता नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग फौरन से अपनी एक आर्मी को इकट्ठा करें और उस जेडी गुफा का रास्ता ब्लॉक करें। जो भी शख्स उस गुफा से जिंदा बाहर आए उसे फौरन से कब्जा कर दे। उस पर तरस बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। अगर उनमें से कोई भी शख्स जिंदा निकल कर भाग दिया तो फिर मैं बहुत बुरी तरह फंस जाऊंगा। ये कहकर वो अपना मैसेज भेज देता है और दूसरी तरफ हमें दिखाएगा पाहेटे वो जैक वॉरियर योंगफाई को बता रहा होता है पिछले हजारों सालों से यहाँ पे इस गुफा के अंदर ट्रैप हो चुका हूँ और उच्च सालों के बाद वक्त जब ये एल एक्टिवेट होता है तो फिर कोई ना कोई शख्स यहाँ पे अंदर जरूर आता है। वो शख्स या तो कोई मोर्टल होता है या इमोर्टल, मगर तुम अकेले ऐसे बंदे हो जो कि मुझे दिलकुन हैरान कर रहे हो क्योंकि तुम एक बेड लिविंग पर्सन हो, यानी कि कोई शख्स जो कि मकतल जिंदा हुआ है। ये कहते ही वो उसे दोबारा से रिलीज कर देता है और योंगफाई नीचे आ जाता है, जिसके बाद योंगफाई कहता है कि ये जायंट डीमन बहुत ज्यादा ताकतवर है। मेरे हिसाब से ये थे मुझे इसके रूल्स को फॉलो करना चाहिए। अगर सरवाइव करना है तो फिर इसकी बात माननी और ये कहने के बाद योंगफाई उससे कहता है कि इस गुफा के बाहर जो मास्टरपीस बॉन्ड्स पड़े हुई हैं, जब तुमने उन्हें बस यहाँ पर फिर ही लोगों को डराने के लिए रखा हुआ है। तो फिर वो जैक वुड कहता है कि उनमें से ज्यादातर लोगों ने खुद को लेकिन नहीं क्यों मेरे इल्यूजन से बाहर नहीं आ सके, इसलिए माने गए और यहाँ पे तुम्हें और भी बहुत सारे लोगों के ये इस स्केलेटन्स दिखाई देंगे। पर मुझे अभी भी ठीक तरह से याद नहीं है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। मेरी पुरानी मेमोरीज वो खुद ही इरेज हो जाती हैं। इससे लग रहा है कि जैसे कुछ शख्स है जो कि मेरे माइंड को कंट्रोल करता है और मेरी मेमोरीज को इरेज कर देता है, जिसके बाद मुझे याद नहीं रहता कि मैंने पहले क्या किया है। ये बात सुनकर योंगफाई को भी एक झटका लगता है और वो कहता है क्या इस दुनिया में कोई ऐसा भी है जो कि तुम्हें कंट्रोल कर सकता है और तुम्हारी मेमोरीज को मिटा सकता है। ये कहने के बाद वो अपने आसपास देखता है तो उसे वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हड्डियों के ढांचे ही नजर आ रहे होते हैं, जिसके बाद उसे कुछ याद आता है और वो कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जगह हजारों साल पहले वाली तबाही की जगह हो जहाँ पर बैटल फील्ड लगाई गई थी। ये सुनकर वो जायंट वुड कहता है कि क्या एंशिएंट बैटलफील्ड? हाँ, ऐसा हो सकता है कि ये जगह कोई एंशिएंट बैटलफील्ड हो, मगर मैं खुद भी नहीं जान पाते इस गुफा में आजकल है क्या, क्योंकि मैं खुद कभी इस गुफा के बीच में नहीं गया। इस गुफा के अंदर एक बहुत ही पावरफुल फोर्स मौजूद है, लेकिन यहाँ पर इस स्काई क्लैंप फॉर्मेशन के अंदर बंद हूँ और यहाँ पे हमेशा सोता रहता हूँ। ये सुनकर योंगफाई को फिर से एक जोर का झटका लगता है और वो कहता है कि अब तुम कह रहे हो कि वो पावरफुल फोर्स है तो इसका मतलब है कि तुम भी आगे कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम इतने खतरनाक हो तो फिर वो पावरफुल फोर्स कितनी खतरनाक होगी। मेरे लिए तो बेहतर यही है कि फौरन से यहाँ से कदम पीछे हटा लेने चाहिए। मैं अभी इस वॉरियर को हैंडल नहीं कर सकता को इससे ज्यादा पावरफुल फोर्स को कैसे हैंडल करूंगा। वो जायंट वॉरियर से कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों हो,
तुम यहाँ से निकल कर कहीं चले क्यों नहीं जाते? वो वोरियर कहता है कि मैं जाऊँ कहाँ जाऊँ, मेरी बॉडी पूरी तरह से बेड है और मेरी कॉन्शियसनेस वो मेरी सोल में ट्रैप हो चुकी है। लेकिन बस तभी कभार ही होश में आता हूँ। जब भी मैं नींद में चला जाता हूँ तो मेरी बॉडी को बस इतना पता होता है कि मुझे इस गुफा को गार्ड करना है और यहाँ पे कोई भी खतरा हो तो फिर उस खतरे को खत्म करना है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी चूना करना पड़े। यू सो एंड लोकेट मैं बस एक परफेक्ट बनकर रह गया हूँ जो कि इस एंशिएंट गुफा को प्रोटेक्ट करता है, मगर मुझे खुद भी ये मालूम नहीं है कि मैं आखिर प्रोटेक्ट इसको कर रहा हूँ। मगर मुझे ऐसा फील होता है कि इस गुफा के डीप में एक ऐसी वैली है जो कि काफी ज्यादा बड़ी है, मगर वहां से मुझे बहुत ही ज्यादा सिमिलर पॉवर्टी फीलिंग्स आती हैं और मेरे कॉन्शियसनेस मुझे बस यही कहती है कि मुझे उस जगह को हर हाल में प्रोटेक्ट करना है। हो सकता है कि शायद तुम और मैं एक ही खेल का हिस्सा हूँ। ये सुनकर योंग फ्लाई कहता है क्या तुम भी मेरे तरह किसी गेम का हिस्सा बन गए हो? तो वो वॉरियर कहता है कि हम दोनों ही किसी बहुत ही पावरफुल एग्जिस्टेंस की वजह से कंट्रोल में हैं और उसकी गेम का हिस्सा है। और जहां तक बात तुम्हारी है, तुम मुझसे बिल्कुल डिफरेंट हो। तुम कहीं भी जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मैं पूरी तरह से कैद हो चुका हूँ और मेरी बॉडी भी वैसे ही डेड है, मगर तुम अब भी जिंदा हो। पता नहीं तुम्हारी बॉडी के साथ ऐसा क्या हुआ है। तो जॉन फ्राई कहता है कि अगर मैं तुम्हें अपने पास्ट के बारे में बताऊंगा तो तुम्हें फिर से बहुत तकलीफ होगी और तुम पैसे पागल हो जाओगे। ये सुनते ही वॉरियर कहता है कि बस रहने दो, मैं और ज्यादा दर्द बर्दाश्त नहीं कर सका। और दूसरी तरफ हमने देखा आगा है कि लिन यूनकम ऐसे वो लिन फैमिली को मिल जाता है और लिन फैमिली का एक हेड कहता है कि मेरा ऑर्डर पास करो और फौरन से इलाइट वुडगेट्स को लेकर उस जेडी गुफा के बाहर जाओ। उस गुफा से चाहे कोई भी शख्स बाहर आए उसे फौरन से कत्ल कर देना है, चाहे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। लेकिन सुनते ही हमें दिखाया जाता है कि फिर वो लोग एक एकम के जरिए उड़ते हुए फौरन उस गुफा की तरफ चले जाते हैं। वहां पे हमें दिखाया जाता है दो एल्डर्स को, उनमें से एक एल्डर दूसरे वाले से कहता है कि जब तुम मैं कभी सोचा कर एक दिन मेरे साथ न माउंटेन छोड़कर बाहर आना पड़ेगा, जबकि तुम हमेशा एक जगह पर बैठे रहते हो और कभी बाहर नहीं आते। अगर वो दूसरा वॉरियर कहता है कि अपना मुंह बंद रखो, अगर तुमने मुझे जरा भी तंग करने की कोशिश की तो मैं अपने एरोस के जरिए तुम्हें छल्ली छल्ली कर दूंगा। और दूसरी तरफ से वो जाइंट वॉरियर यहाँ पर यंग फेलो कह रहा होता है कि तुम सेनेटरी ऑफ गॉड्स और डीमन से कैसे बाहर निकल गए। किसी भी मरे हुए बंदे की फौरन को ड्रेड करना तो बहुत ही इजी होता है, मगर जहाँ तक बात दोबारा जिंदा करने की है तो फिर इसके लिए बहुत ज्यादा हाई कल्टीवेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हजारों सालों के बाद दोबारा से रिवाइव करना इतना आसान काम नहीं है। शर्त जो कोई भी है जिसने तुम्हें दोबारा रिवाइव किया है वो सच में बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का कंटिनेटर हो सकता है। यकीन के साथ वो उसकी बॉडी को अच्छी तरह से एनालाइज करता है और कहता है कि अच्छा, जो तुम्हें जिस बंदे ने दोबारा से रीइनकार्नेट किया है उसमें डीमंस और गॉड्स की पावर को यूज करते हुए बहुत ज्यादा वाइटलिटी को इकट्ठा किया है और उसने बहुत सारी ऐसी फॉर्मेशंस को भी यूज किया है जिसमें तुम्हारे डेथ गॉड उनसे बिल्कुल आइसोलेट कर दिया है, मगर अभी भी तुम अपनी उस डेथ एनर्जी से कंप्लीटली आइसोलेट नहीं हुए। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हारे पास इतनी वाइटलिटी है कि तुम उस डेथ एनर्जी को आसानी से हैंडल कर सकते हो। पर क्या हो अगर इस डेथ एनर्जी की सिचुएशन को ही पूरी तरह से ब्रेक कर दिया जाए? क्या तुम मरोगे या नहीं? ये कहने के बाद जॉन फ्राइडन को हिला जाता है कि वो वॉरियर उसके साथ क्या करने वाला है, मगर वॉरियर जॉन फ्राइड को बताता है कि हमारी बॉडी के अंदर मौजूद वो स्पिरिट एनर्जी बॉल्स काफी स्ट्रॉन्ग हैं। मुझे लगता है कि वो मेरी पावर को एब्जॉर्ब कर सकती हैं। जब तक ये तुम्हारी बॉडी में मौजूद है तुम्हें डेथ से बहुत ही आसानी से दूर रखा जा सकता है। जिस बंदे ने भी तुम्हें दोबारा फिर इनका मेड किया है उसने जरूर तुम्हारे अंदर कुछ खास देखा होगा। मुझे देखना है कि तुम्हारे पास ऐसा क्या खास है। तो जो फ्राई कहता है ठीक टहीन ये शख्स मेरी बॉडी में मौजूद है वो फर्नेस की बात तो नहीं कर रहा। और दूसरी तरफ से वो वॉरियर कहता है कि हम दोनों ही एक गेम के अंदर हैं, मगर इस गेम को कंप्लीट करने के लिए भी तो हजारों साल चाहिए। पता नहीं वो शख्स है कौन जिसने इतनी लंबी प्लानिंग की है और वो हम लोगों के जरिए क्या करना चाहता है। चलो तो फिर तुम्हारी बॉडी तो चेक करके देते हैं कि आके तुम्हारी बॉडी में और क्या क्या सीक्रेट्स छुपे हुए हैं। लेकिन के साथ वो योंग फ्राई को फिर से कंट्रोल करते हुए अपनी एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर डाल देता है, जिसकी वजह से योंग फ्राई भी हैरान लगा है कि वो शख्स आखिर उसके साथ करने क्या वाला है, मगर इतने ने वो होकर वहीं पर ही गिर पड़ता है और वो एनर्जी अचानक उसकी बॉडी के अंदर से उस जेट हुई को बाहर निकालने का आती है।
और दोबारा से उसके साथ कनेक्ट होते हुए जोंगफे की मेरिडियंस के अंदर चली जाती है। इन बाल हमें दिखाया गया है कि जोंगफे की बॉडी के अंदर मौजूद स्पिरिट स्टॉर्म्स एक दूसरे से टकराना शुरू हो जाते हैं, जिस पर वो जाइंट बॉडी कहता है कि ये तो सच में कमान है, ये एनर्जी फोर्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। रिफ ने मेरी एनर्जी को बहुत ही तेजी से कंज्यूम कर लिया। ये कहने के बाद वो दोबारा से अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करता है और इस मर्तबा वो अपनी एनर्जी को थोड़ा सा बढ़ा देता है और हमें दिखाया जाता है कि वो जेड्री सारे की सारी एनर्जी को जोंगफे की बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर रही होती है। और वहां पे हमें उसकी मेरिडियंस के अंदर एक और एनर्जी बॉल्स दिखाई देती है और वो सारी बॉल्स यहाँ वहां गुड गुड घूमते हुए एक दूसरे से टकराती है, जिसे देखकर वो वोरियन भी चौंक जाता है कि उसकी एनर्जी काफी तेजी से कंज्यूम होती जा रही है। उस जेड्रूइड पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मगर वो भी अपने एनर्जी को रोकने के बजाय उसे कंटिन्यू रखता है और देखता है कि वो जेड्रूइड आखिर उसकी कितनी पावर को एब्जॉर्ब कर सकती है। पर हम देखते हैं कि काफी देर गुजर जाती है और वो जेड्रूइड कंप्लीटली उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करती रही होती है और उस पर जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। जिसके बाद बुपोरिया अपनी एनर्जी को पूरी तरह से एक्टिव करते ही अपनी सारी एनर्जी जोंगफे की बॉडी के अंदर डालता है, तो वो एनर्जी दोबारा से उस जेड्रूइड में एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है, जिसके साथ वो जैक वोरियर कहता है कि मैं इतना बेरहम नहीं हो सकता, मैं अपने इन्फिनिट पावर को रिफ की बॉडी में डालकर 50 पावर को बैलेंस कर सकता हूँ। बस अगर ये लड़का जल्दी होश में ना आए तो मैं अपना काम कंप्लीट कर लूंगा। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जोंगफे की बॉडी के अंदर अचानक से चार एनर्जी बोर्ड्स आ चुकी होती हैं और दूसरी तरफ से उस ईगल के ऊपर बैठकर वो सारे ही लोग जेनी गुफा की तरफ जा रहे थे। और इस तरफ जोंगफे अचानक से उस सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद अपनी बॉडी से दम से रिलीज करता है और दोबारा से होश में भी आ जाता है। यो दोबारा होश में आने के बाद वो फील करता है कि उसकी बॉडी में मौजूद एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और वो जाइंट वोरियर जोंगफे से कहता है कि आखिर तुम्हारी बॉडी में मसला क्या है और की ओरिजिन का पता क्यों नहीं चल पा रहा। हमारे ये जेड्रूइड तुम्हारी बॉडी में मौजूद उन 2 कलर एनर्जी बॉल्स को लवलीनियसली एब्जॉर्ब कर रही है, आखिर ये चीज है क्या। तो फिर जोंगफे से कहता है कि मैंने जेड्रूइड को अनेक गैलरियों में एक जाइंट हैंड के अंदर से निकाला था, मगर वो जाइंट वोरियर फिर रिलैक्स होकर कहता है कि तुम्हारे अंदर बहुत सारे सीक्रेट्स है, मगर नहीं कौन शख्स है जो कि इतना कमाल का प्लान बना रहा है। मुझे लगा कि तुम्हारे जरिए शायद मैं सच्चाई तक पहुंच पाऊंगा, पर लगता है कि ये खेल इतना आसान नहीं है। वाले लिए वे चलेगा कि तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि ये ट्रैप फॉर्मेशन दोबारा से क्लोज हो जाएगी और तुम यहाँ पर ट्रैप हो जाओगे। चाहो तो मुझसे मिलने दोबारा कभी आ सकते हो। ये सुनकर क्यों कहता है कि क्या हम लोग दोबारा कब मिल सकते हैं। मदर रूबोलियल कहता है कि जल्दी करो, यहाँ से बाहर चले जाओ, ये फॉर्मेशन बंद होने वाली है, ये दोबारा सिर्फ 100 साल के बाद ही खुलेगी। मगर जोंगफे अपने साथियों के बारे में कहता है कि इनका क्या होगा, तो वो वोरियर कहता है कि मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी और सब कुछ बिल्कुल सब हो जाएगा, तुम बस अपनी परवाह करो, तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए, वैसे ही तुम्हें काफी देर हो चुकी है। ये सुनते ही जोंगफे वहाँ से बाहर निकलने के लिए उन पत्थरों से बचते हुए जैसे ही जा रहा होता है तो पीछे से वो जाइंट कहता है कि मेरी खातिर तुम्हें सच्चाई का पता लगाना होगा। लेकिन के साथ ही जोंगफे उन पत्थरों से बढ़ते बढ़ते उस गुफा से जैसे ही बाहर निकल जाता है तो अचानक से पीछे से उस पर कोई एरो थ्रो करता है, तो जोंगफे उससे बचकर फिर से वहां से दूरी बनाता है और हमें दिखाया जाता है कि उस ईगल के ऊपर मौजूद लोग वो जोंगफे को देखते ही कहते हैं कि इसे खत्म कर दो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।